हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग अभी एक इंटेंस मैथ्स रिवीजन करने वाले हैं फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो जो भी क्वेश्चंस होगा और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स होंगे यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा और आप लोग का अच्छे से रिवाइज होगा। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग इस वीडियो को खुद से एक बार पहले वीडियो को मतलब जो वीडियो जब आएगा तो आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, सारा का सारा अच्छे से कंसेप्ट रिवाइज करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो जब भी हम लोग को नेचर की बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं? डी का वैल्यू। डी के क्या होता है? बेसिकली डी होता है डिस्क्रिमिनांट। और डी कैसे निकलता है? डी निकलता है, एक सेकेंड, डी कैसे निकलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस डी का वैल्यू अगर इस डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो इस केस में जो रूट्स होते हैं, क्या होते हैं? रूट्स। रूट्स जो होते हैं, रूट्स आर रियल, रियल नंबर होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट क्या होता है? मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, और अगर मेरा डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो उस केस में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। और अगर मेरा डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो उस केस में रूट्स आर इमेजिनरी, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो बस आप लोग को निकाल लेना है। यहाँ अगर आप क्वेश्चन देखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, यहाँ आप देखोगे कि a बराबर मेरा कितना है? a बराबर कितना है मेरा? तो बोलोगे सर a बराबर है 1। b बराबर कितना है? b बराबर है मेरा -14। और c बराबर कितना है? 49। चलो d का वैल्यू निकाल लेते हैं। d का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? -14 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 49, है ना? ये हो जाएगा 196 माइनस 4 इंटू 49, 196, 4 9 36, 4 4 16, है ना? इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, यानी कि जो रूट्स है मेरा रियल एंड इक्वल है। क्या है मेरा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज हम लोग और यहाँ देख सकते हैं, क्या कि अगर मान लो हम लोग को कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना? हम लोग को कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है, इसका कितना रूट निकलेगा? 2 रूट निकलेगा। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या है? 2 है। तो मान लेते हैं एक रूट मेरा अल्फा है, एक रूट मेरा बीटा है। तो इस केस में मेरा जो सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो मेरा -b/a के बराबर होता है। और जो अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो मेरा किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखोगे, इससे भी वो सवाल फ्रेम करता है। ठीक है, फिर इसका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग करके और एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है? अ बोट टेक्स 2 hours टू गो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम while covering the same distance upstream it takes 4 hours.
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। तो सबसे पहली बात, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता क्या है। तो देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक रिवर है, ठीक है जी। रिवर तुम्हारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक हमारा बोट है, अब बोट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बोट का स्पीड x है और ये जो नदी है इसका स्पीड y, ठीक है। जो नदी जो फ्लो कर रहा है, ऑब्वियस सी बात उसका स्पीड होगा। तो एक बात बताओ, जिस डायरेक्शन में बोट ट्रेवल कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में मेरा नदी भी ट्रेवल करे तो उस केस में बोट का स्पीड बढ़ेगा। कॉमन सेंस है। इसी चीज को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। क्या कहा जाता है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। और वही जब हम केस ले लेंगे कि मेरा जो नदी है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है लेकिन जो मेरा बोट है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लोग कह देते हैं अप स्ट्रीम। क्या कह देते हैं? अप स्ट्रीम। इसको हम लोग कह देते हैं अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम क्या हो जाता है? x माइनस वाई। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया x प्लस वाई और अप स्ट्रीम हो गया x माइनस वाई, ठीक है। आइए, बोल रहा है कि एक बोट है जिसको 2 घंटा लगता है 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। तो देखो यहां से हम लोग डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। x जो कि मैंने माना है स्पीड ऑफ बोट को और y जिसको मैंने माना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, धारा की स्पीड को। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 16 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड यहाँ डिस्टेंस है मेरा 16 और टाइम है मेरा 2, तो क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट 8 लिख दिए। उसी तरह मेरा डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है 16 किलोमीटर लेकिन 4 घंटा लग रहा है, तो 16/4 यानी कि 4। हम लोग को निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द करंट, y का वैल्यू निकालना है। तो जब भी आपको इस तरह से दिखे कि x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 4 और आपको x और y निकालना है, ध्यान सुनिएगा। अगर आपको x निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 8 प्लस 4 12, 12/2 6। और अगर आपको y निकालना है तो दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पक्का। ये बेसिकली हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो वाई वाई कट जाएगा, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x, है ना। उसी तरह जब आप दोनों को माइनस करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो वाई माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 4। समझ रहे हो? उम्मीद करते समझ गए हो, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्या बोल रहा है? इफ 125 identical small sphere are made from a solid sphere of diameter 15 centimeter, then what is the surface area of each of the small sphere। तो सिंपल सा बात है। क्या बोल रहा है कि एक बड़ा सा स्फीयर है, एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर है जिसका डायमीटर हम लोग को 15 दिया हुआ है। तो डायमीटर अगर 15 हो जाएगा तो रेडियस हो जाएगा 15/2, है ना। और इससे क्या किया गया? 125 छोटा छोटा स्फीयर बनाया गया, 125। ठीक है जी। तो हम लोग को निकालना व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर। तो एक बात बताओ, ये बड़ा स्फीयर से छोटा छोटा स्फीयर बनाया गया है, यानी कि ये बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम और इस पूरे का वॉल्यूम आपस में क्या होगा? बराबर होगा।
होगा कि नहीं होगा? तो बेसिकली यहाँ वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 15/2 इंटू 15/2 इंटू 15/2, ये मेरा बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ 125 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर, यानी कि 125 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल हेमिस्फीयर, मतलब स्फीयर है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर आर क्यूब डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से देखोगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कटा, बोलोगे हाँ सर। यहां से देखो 5 से काटते हैं, 5 3 जा 5 25 जा, फिर देखो 5 3 जा 5 5 जा, फिर देखो 5 3 जा, तो यहाँ क्या आया, आर क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब और नीचे 2 का क्यूब, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा मेरा 3/2। होगा कि नहीं होगा? हम लोग को निकालना है क्या, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉल स्फीयर। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r², यानी कि 4 पाई 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कटा, आंसर क्या आ गया 9 पाई। सही है ऑप्शन में, बिल्कुल है 9 पाई। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल हम लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है ना। एक सेकेंड, चलो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। पहले कंसेप्ट समझ लो, रोम्बस क्या होता है। अगर रोम्बस की बात करें तो रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसका हर साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है ना। तो इसका ये भी ए होगा, हर साइड इक्वल है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है जी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो डायगोनल है, ये इसका डायगोनल हो जाएगा, इसका जो डायगोनल है वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। कितना डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है ना। बाइसेक्ट करता है मतलब कि अगर इसका हम नाम दे दें ए बी सी डी और बीच में मेरा ओ है, तो ए ओ बराबर सी ओ हो जाएगा और बी ओ बराबर ओ डी हो जाएगा। बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी। और यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ मेरा 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ये एक ये एक ये और एक ये। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम भी आपका यूज होने वाला है कि नहीं। अच्छा, रोम्बस का जो एरिया होता है, रोम्बस का क्या होता है, एरिया। रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, रोम्बस का एरिया, रोम्बस का एक एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू हाफ इंटू D1 इंटू D2। एक तो ये होता है आपका। दूसरा, आप एरिया बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, पैरेललोग्राम तो है ना। तो आइए, हम लोग को क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है रोम्बस का 100। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 100, तो हर साइड किसके बराबर हो जाएगा, हर साइड मेरा 25 के बराबर हो जाएगा। हर साइड किसके बराबर हो जाएगा, 25 के। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। एक डायगोनल 40 दिया हुआ है, तो देखो यहाँ जब एक डायगोनल 40 दिया हुआ है, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, तो मान लेते हैं ये 20 है और ये कितना है, 20 है,
ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं। अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। यहाँ 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 25 का स्क्वायर मेरा बराबर होगा 20 का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर के। तो 25 का स्क्वायर 625 बराबर होगा 400 प्लस एक्स स्क्वायर के, है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा मेरा 225। यानी एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर आ गया मेरा 15। एक्स बराबर 15 आ गया, यानी जो डायगोनल है, यानी जो मेरा डायगोनल D2 मान लेते हैं, वो 2x के बराबर होगा, यानी ये 30 हो जाएगा। तो एक डायगोनल 30 है, एक डायगोनल 40 है। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 40 इंटू 30। इसको काट दो, 220 जा 20 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 20 इंटू 30 हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन हम लोग को ये निकालना है। तो देखो, अगर मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। और हम लोग सब जानते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे मेरा साइन और कॉस क्या होता है, साइन और कॉस मेरा बराबर होता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो बस यहाँ पर रख दो वैल्यू, है ना जी। तो क्या हो जाएगा, साइन पाई का मतलब होता है 180, तो 180 माइनस 45 प्लस साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 90, 90 माइनस 45, है ना। ये हो जाएगा साइन 135 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। तो सर साइन 135 कैसे निकालोगे, तो साइन 135 कैसे निकालोगे, इसको ऐसे निकाल लो। साइन 90 प्लस 45 इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये हो गया साइन 45, है ना जी। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और हम लोग जानते हैं, यहाँ थोड़ा सा देख लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। थर्ड में मेरा टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में मेरा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है ना। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव साइन ही आएगा, है ना। तो हो जाएगा कॉस 45 प्लस साइन 45। कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 होता है 1/√2। साइन 45 भी कितना होता है, 1/√2। यहाँ जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, √2। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + 1 2। इसको कट करो तो कितना आ जाएगा, √2। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, है ना। देखो चलो, हम आपको ये सारा का सारा जो एंगल, वो एंगल है उसको ये लर्न करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, लर्न। क्या करवा देते हैं, लर्न करवा देते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। जैसे मान लो आपको बस ट्रायंगल याद रखना है। क्या याद रखना है, ट्रायंगल। दो ट्रायंगल याद रखना, बस काम हो जाएगा। ये ट्रायंगल कैसे आया, कभी समय मिलेगा तो वो भी बता देंगे, है ना। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सारा चीज एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो एक तो याद रखो 45 डिग्री का, 45 डिग्री यहाँ मान लो, है ना। ये 45 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री।
तो अगर दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होगा, तो मान लेते हैं अगर ये 1 है तो ये 1 है, तो पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, ये √2, है ना। उसी तरह ए बी सी, ठीक है, इसको मान लो 60, ये मान लो 30, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2। तो बस अगर आप ये ट्राइंगल याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। कैसे? अगर कोई बोलेगा अगर कोई बोलेगा कि साइन 30 का वैल्यू बताओ, तो साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर 30 को हम एंगल मान रहे हैं तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने रहता है, तो क्या हो जाएगा 1/2। अगर कोई बोलेगा साइन 60 का वैल्यू बताओ, तो साइन 60 क्या होता है, साइन अगर 60 को एंगल मान रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, है ना। तो इस तरह से अगर आपको ये ट्रायंगल याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, हम लोग को क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है ग्रुप डेटा का, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो समझाने के लिए पूरा का पूरा अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहले देखो, पहले समझ लो, ठीक है। चलो यहीं कर देते हैं, यहाँ डब्बा तो बना ही हुआ है, या चलो नहीं यार, यहीं यहाँ बनाते हैं क्योंकि समझाना है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को इंटरवल क्या दिया हुआ है, हम लोग को इंटरवल दिया हुआ है, हम लोग को इंटरवल दिया हुआ है 100 से 150, है ना। 150 से 200, 200 से 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 22, 18, है ना, 22, 18, 25, 15, 20। अब सबसे पहले फटाफट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये जैसे ये है पहला, तो 22 हो जाएगा, 22 में 18 जोड़ दो, 22 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 40, 40 में 25 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 65, 65 है 15 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 80, 80 में 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 100। देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, अगर हम बोलेंगे 100 से 150 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे 22, ठीक बात है। हम बोलेंगे 150 से कम कितने बच्चे हैं, तब भी तुम बोलोगे 22, ठीक। अगर हम बोलेंगे कि 150 से 200 के बीच में कितने बच्चे हैं, तब तो तुम बोलोगे क्या 18। लेकिन अगर हम बोलेंगे लेस देन, लेस देन 200 कितने बच्चे हैं, लेस देन 200 कितने बच्चे हैं, तो तुम बोलोगे सर लेस देन 200 बच्चे कितने हैं। लेस देन 200 में तो ये 18 आ ही जाएगा और 22 भी आ जाएगा, यानी लेस देन 200 बच्चे कितने हैं, 40। आएगा कि नहीं आएगा, खुद सोचो। अगर हम बोलेंगे लेस देन 250 बच्चे, तो लेस देन 250 बच्चे में 25 वाला भी हो जाएगा, 18 वाला भी हो जाएगा, 22 वाले भी हो जाएगा। कम्युलेटिव मतलब होता है इकट्ठा करके लिखना। समझ पा रहे हो बात को। अब देखो, हम लोग को इसका क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है इसका मीडियन। तो आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, L प्लस
n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, L क्या है? L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकलेगा? तो देखो, आप पहले n/2 निकाल लो। n/2 का मतलब क्या है? n का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 100। तो अगर आप n/2 निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा? 50। तो आपको देख लेना है ये जो 50 है इस किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। तो यहां से यहां तक तो 40 है। 41 से लेकर 65 इस ग्रुप में आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 41 से लेकर 65 इस ग्रुप में आ रहे हैं। यानी कि ये वाला जो मेरा हो जाएगा ये मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मीडियन क्लास से हमको पता चल गया। तो एल कितना है मेरे पास? 200। ठीक है, n/2 तो मेरे पास कितना है? 50 है। अब देखो सी एफ जो है हम लोग को 65 नहीं लेना है। सी एफ हम लोग को वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है जो एक पहले वाला फ्रीक्वेंसी आ रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ हम लोग सी एफ 65 नहीं लेंगे, एक पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 40। ठीक है, एफ हम लोग क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो कि है 25। एच क्या होता है? क्लास साइज। एच क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कितना आ जाएगा? 50। बस वैल्यू को पुट कर दो तो हो जाएगा 200 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 25 गुने 50। ठीक है, समझा रहे तो इतना समय लग रहा है, इतना समय लगेगा नहीं, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं लगेगा। आप आराम से 1.5 मिनट में बना लोगे, है ना। 50 माइनस 40 10, 25 गुने 50, है ना। ये हो गया 25 गुने 2 50, यानी 200 प्लस 20 220। ठीक है, चलो, उम्मीद करते समझ में आया होगा, है ना। चलिए, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? A shopkeeper mark his good at 20% above the cost price and gives two successive discount of 5% and 10%। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो मान लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर लो ना यार। मान लो सीपी जो मेरा 100 के बराबर है। सीपी किसके बराबर है? 100 के। दुकानदार ने क्या किया? इसको 20% ज्यादा में दाम रख दिया, यानी मार्क प्राइस क्या हो गया? 20% अगर ज्यादा पे रखा तो मार्क प्राइस हो जाएगा 120। हम लोग जानते हैं कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है ना। तो कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 5% और 10%। तो 120, 5% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 120 का सामान मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखो इधर 5% का मतलब क्या है? 5% का मतलब होता है 1/20। यानी कि 20 का सामान किस में बेचा गया? 20 का सामान बेचा गया 19 में, है ना। तो अगर इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखेंगे तो 20 में से एक घटा दो क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 19/20। कितना आ जाएगा? 19/20। यानी 120 को हम गुना करेंगे 19/20 से। देखो ना यार, 20 से 19 हो रहा है, यानी कि 20 तुम्हारा स्टार्टिंग का प्राइस था, 19 हो गया फाइनल। लेकिन क्वेश्चन में 20 बराबर क्या दिया हुआ है? 20 बराबर 120 दिया हुआ है। तो अगर 20 बराबर 120 दिया हुआ है तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 120/20। तो 19 बराबर क्या होगा? 120, 120/20 गुने 19। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वही चीज यहाँ डायरेक्ट लिख दिया जाता है। ठीक है, इनटू 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब है 10 का सामान 9 में बिका, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 9/10। ठीक है, सॉल्व कर दो। 20 छक्के, है ना जी।
2 3 जा 2 5 जा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 99 जा 171, 171 इंटू 3 बाई 5, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 5 अपॉन 5, नीचे 5 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 6 2 2 5 जा 10 अपॉन 100, सॉरी 10, ये क्या हो जाएगा 102.6, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 102.6। 100 का सामान था 102.6 में बेचा गया, यानी 2.6% का क्या हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, समझ में होगा किस तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ना। चलिए, अच्छा ये क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ हाँ, 2 क्वेश्चन एक में आगे, चलो कोई बात नहीं। चलो देखो यहाँ हम लोग क्या निकालना, फाइंड मीडियन इफ मीन एंड मोड आर 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को मीडियन निकालना है। तो देखो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है जो मेरा बराबर होता है, अगर हमको मोड निकालना हो तो मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हम इसको कैसे याद रखे थे, यू आर 2 मीन ब्रो, है ना। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो फाइंड द मीडियन इफ मीन एंड मोड आर 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो मोड दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू मीडियन को x मान लेते हैं जो कि निकालना है, माइनस मीन कितना दिया हुआ है 8, बस कर दो। 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 16, 16 उधर चला जाएगा, 16 प्लस 5 21 बराबर 3x, यानी कि x बराबर हो जाएगा 21/3, यानी कि 7। 21/3 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है जी, आइए ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, ए डी जो है एंगल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, है ना। और ए ई जो है ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है। ए ई क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा तो आपको इस बीच वाला एंगल निकालने देगा। तो बीच वाला एंगल बराबर होता है मॉड ऑफ ये जो दो एंगल दिया हुआ है दोनों को माइनस कर दो। मॉड इसलिए लिए ताकि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आए तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, मतलब बड़ा में से छोटा को घटाओ यार, सिंपल। तो 50, अच्छा ये होता है 1 - 1/2 एंगल बी माइनस सी, या फिर एंगल सी माइनस बी, बड़ा में से छोटा को घटाना। तो 1/2 हो जाएगा 50 माइनस 30 20, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहा है, द quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral PQRS taken the order is a rhombus। तो देखो अगर आप लोग थोड़ा सा क्वाड्रिलैटरल पढ़े होगे तो हम लोग जानते हैं कि अगर आप अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को आपस में जोड़ोगे तो जो क्वाड्रिलैटरल बनता है वो मेरा रोम्बस होता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा था, क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, बोल रहे क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस है, उसके मिड पॉइंट को जब जोड़ रहे हैं तो वो रोम्बस आ रहा है। यानी ये जो क्वाड्रिलैटरल है
ये मेरा रेक्टेंगल होगा, है ना? क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोला पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। नहीं भैया, रोम्बस सॉरी ट्रापीजियम, ट्रापीजियम तो नहीं होगा। पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। अगर देखो क्या होता है कि अगर आप रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो रोम्बस आएगा, और रोम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो रेक्टेंगल आता है, तो ये भी नहीं होगा। डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर परपेंडिकुलर। तो क्या रेक्टेंगल का डायगोनल परपेंडिकुलर होता है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर इक्वल। हाँ, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। होता है कि नहीं होता है? देखो हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो वो रोम्बस निकल कर आएगा। तो ये जो पी क्यू आर एस है वो रेक्टेंगल है। तो ये तो ऑप्शन छठा, ये तो ऑप्शन छठा, बचा था दो ऑप्शन। तो जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का वो परपेंडिकुलर नहीं होता है, लेकिन डायगोनल जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। बोल रहे हैं कि फाइंड दी लीस्ट नंबर विच when डबल विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिविजिबल हो जाएगा, फिर एक बार कंडीशन को फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो सबसे छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाए उसी को क्या कहते हैं? उसी को एलसीएम कहते हैं। तो फटाफट एलसीएम निकाल दो यार। ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम यहाँ एलसीएम निकालना सिखा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो फटाफट। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 इंटू 3। 16 का क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4। 18 का क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 का पावर 2। 21 का क्या हो जाएगा? 3 गुने 7। 28 का क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 गुने 7। एलसीएम में क्या होता है कि जो भी नंबर आ रहा है सबको लिख दो। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है। उसके बाद हम लोग हाईएस्ट पावर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाईएस्ट पावर। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। 4 हम क्यों लिखे यार? 4 कहाँ आ रहा है? 4 नहीं आ रहा है ना? 7 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो ये हो जाएगा 16 गुने 9 गुने 7। 16 गुने 9 होता है 144। 144 गुने 7। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 30, 7 1 जा 7 और 3 10। 1008 आ रहा है। बहुत बच्चा इसको 1008 मारेगा और आगे बढ़ जाएगा, जो कि गलत है। बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल। मतलब ये जो नंबर आया है कैसे आया है? ये किसी का डबल है, डबल करने पे ये नंबर आया है। तो देख लो किस ऑप्शन को डबल करने पे 1008 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। आप देख सकते हो, है ना? समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, चल। अगर आप लोगों को थोड़ा सा राइटिंग वगैरह लग रहा होगा तो अ, जिस पेन से भी लिख रहे हैं वो उतना अच्छा चल नहीं रहा है, तो इसको चेंज करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए। और आपको पता चल जाएगा। छोड़ो अभी हम क्या बताएं, अभी अब वीडियो देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो बताना। ठीक है, तो ये तो आप सिंपल सा कर सकते हो कि मोहित और शिवम किसी काम को 4 दिन में करते हैं। शिवम और मुकेश किसी काम को 5 दिन में करते हैं। और मोहित
मोहित और मुकेश इसी उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6×4 = 24, 24 × 5, या फिर 60, 60 एलसीएम, 60 तो भी हो सकता है ना, एलसीएम बिल्कुल हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। 4 का पहाड़ा में 15 बार में, मतलब कि मोहित और शिवम का एफिशिएंसी कितना है, 15 है। और शिवम और मुकेश का एफिशिएंसी 12 है। और मोहित और मुकेश का एफिशिएंसी 10 है ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं, अगर आप इधर को ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ मोहित, शिवम, मुकेश, ये तीनों का, ये सबका मिला करके एफिशिएंसी कितना आ रहा है मेरा, 15, 37 आ रहा है। यानी कि मोहित, शिवम और मुकेश का एफिशिएंसी कितना है, 37/2। काम कितना करना है, 60। तो जितना काम होता है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। 37/2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 120/37। तो 37 दिया होता है, 111, 111 + 9, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, है ना। खत्म हो गया क्या, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, ठीक है, बोल रहा है कि एक मनी लेंडर है, बोरोस मनी एट 5% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एक आदमी है, उसने क्या किया, कुछ पैसा लिया और 1 साल के बाद 5% एक्स्ट्रा दे देगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना पैसा लिया वो तो देगा ही देगा, और 5% एक्स्ट्रा देगा एज अ ब्याज। He lends it at 12% per annum compound interest compounded half yearly and receive the interest at the end of the year. In this way, he gains 2944 a year. बोला जितना पैसा वो उधार लिया उतना ही पैसा को उसने क्या किया, दूसरे आदमी को लोन के तौर पे दे दिया, लेकिन मुँह दिमाग लगाया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है, और वो भी कैसे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना, हर 6 महीना पे पैसा बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, और पर एनम रेट है 12%। ध्यान समझना मेरी बात। मान लो उस आदमी ने 100 रुपया लिया, तो उसको 1 साल के बाद कितना लौटाना होगा, 105 रुपया। कितना लौटाना होगा, 105 रुपया, क्योंकि 5% इंटरेस्ट लग रहा था। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, 100 रुपया को किसी और आदमी को दे दिया, और 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हम लोग जानते हैं कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, रेट तो मेरा हो जाएगा 6%, और 1 साल में 6 महीना कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। तो इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 6 + 6, 6 × 6/100, यानी कि हो जाएगा 12.36। यानी कि 100 रुपया का अगर उसने आदमी ने किसी को उधार दिया है, तो उसको आखिरकार मिलेगा कितना, उसको मिलेगा आखिरकार 112.36 रुपया। तो यहाँ वो देख सकते हो कितना रुपया कमा रहा है, यहाँ वो कितना कमा रहा है, 7, हम लोग के हिसाब से 7.36 कमा रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है, 2944। आप यहाँ डायरेक्ट भी टिक लगा सकते हो आंसर, देखो 7 4 जा क्या होता है, 28, ये 7.36 है, 36 × 4 144 होता है। ये देख सकते हो, ये 4 टाइम्स आ रहा है ना जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप इसको कट करोगे, कट करके देख सकते हो, है ना, 7.36, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा, 100 आ गया। ठीक है, तो ये आप देखोगे, तो ये 4 बार में आ जाएगा, कितने बार में आ जाएगा, 4 बार में, यानी 1 का वैल्यू कितना आया, 400। तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400 × 100,
यानी 4 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर राइटिंग थोड़ा सा खराब लग रहा है तो राइटिंग धीरे धीरे सुधर जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से आपको कंटेंट आगे मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।